आपके प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी के जरिए लगेगा, इसी टॉपिक के जरिए। मैंने कहा कि पुरानी किताबों में 1.1 काट दिया गया है और 1.4 जो पुराना एनसीईआरटी था। अब जो नया एनसीईआरटी बुक आया है 1.2 को 1.1 में कर दिया गया, 1.3 को 1.2 में कर दिया गया। बाकी पुरानी किताब के अनुसार 1.1 एंड 1.4 काट दिया गया है, अब वो नहीं रहेगा। ठीक, तो हम लोग नए किताब के अनुसार चलेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होता क्या है। किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। देखो, जो संख्याएं काल्पनिक ना हो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का मैंने मतलब बताया कि काल्पनिक संख्याएं छोड़कर जितनी संख्याएं आपको दिखाई पड़े सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पहले इनसे पहले जो संख्याएं आती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसमें लिखेंगे गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। हमने कहा गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो कहां से चालू होती हैं? 1 से। तो यहां लिखेंगे अगर हम संक्षेप में बोले गिनती वाली संख्याओं से शुरू होने वाली संख्या जो 1 से शुरू होते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यहां n लिखा है क्या? तो ये हो जाएगा n बराबर। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1, 2, 3, 6 ... चले जाओ जहां तक इच्छा है तुम्हारी, जहां तक इच्छा है वहां तक चले जाओ। वे सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी बच्चे? तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आगे बढ़े। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। इसलिए 1, 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या। आगे देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या।
होल नंबर्स, होल नंबर पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर्स, अब ये पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? वह संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती। पूर्ण संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती है। यहां देखिए, जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या को किससे बेस करते हैं भाई? W से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... मैंने कहा अगर कोई टूटी हुई संख्या दिखाई पड़े तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। टूटी हुई मतलब 2.1 दिखाई पड़ जाए, 3.1 दिखाई पड़ जाए, 0.5, क्या ये पूर्ण है? क्या पूर्ण मतलब दशमलव ना लगा रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। अगर इसी में 2.2 हो, 4 हो गया तो ये पूर्ण नहीं होगा। कौन सी संख्या नहीं होगा? पूर्ण। मैंने कहा टूटी हुई संख्या पूर्ण संख्या। टूटी माने 2.5, 2.5 एक ही है, 3.5 है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके की जो संख्याएं होंगी टूटी हुई वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। पूर्ण मतलब जो परफेक्टली हो, पूरा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये टूटी हुई संख्याएं नहीं है। ठीक, और ये संख्याएं कहां से चालू होती हैं? आगे देखें, पूर्णांक, इंटीजर नंबर। ध्यान देना, आगे धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब जो धन में भी हो, ऋण में भी हो। जो धन में भी हो और ऋण में भी हो, सब क्या है? पूर्णांक। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4 ... इधर क्या होगा? अनंत। और इधर आओगे -1, -2, -3, बाएं तरफ माइनस अनंत। मतलब एक संख्या रेखा लो, यहां पे इस तरीके से इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर आओगे तो ध्यान देना सभी लोग। मैंने कहा पूर्णांक मतलब वे संख्याएं जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो। क्या हो? शून्य। वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं, सॉरी पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक का मतलब है कि धन में भी हो, ऋण में भी हो
और शून्य भी हो। आप जरा बताइए, इस तरफ जीरो के दाहिने ओर जब जाते हैं तो संख्याएं धन में मिलती है कि ऋण में? ये धनात्मक है। इस तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? ऋणात्मक। ध्यान देना, शून्य के दाईं ओर चलोगे धनात्मक, अब बाईं ओर चलोगे ऋणात्मक। अच्छा ये जरा बताओ, ये शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ध्यान देना, शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। मतलब शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये शून्य क्या है, तो बता दोगे शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही। आगे देखिए, अगर हम कह दें ये शून्य बड़ा है कि एक, शून्य बड़ा है कि एक, तो आप लॉजिक है कि एक बड़ा होगा, एक ही बड़ा होगा ना। जीरो क्या है? छोटा है। अगर हम कहते जीरो बड़ा है कि 10, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, 10 बड़ा है यार। अगर हम कह दे शून्य बड़ा है कि -1, तो आप कहोगे इसमें कुछ लोचा है। देखो शून्य बड़ा होगा क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से भी छोटी होती हैं, इसलिए 0 बड़ा है, -1 छोटा है। यहाँ पे 10 बड़ा है, 0 छोटा है। यहाँ पर 1 बड़ा है, 0 छोटा है। अगर हम कह दें कि हमारे पास -100 रुपया है और एक लोग आए कहे कि आप बताओ जरा -100 रुपये बड़ा है कि 0 रुपये, तो बोल दिए 0। हमने कहा कैसे, तो ये बताए। माइनस का मतलब ऋणी होता है। माइनस का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, एक थे कल्लू एक मखल्लू। कल्लू के पास जो है 100 रुपए लोन लिए थे, 100 रुपए ऋणी थे। अब मखल्लू के पास कुछ नहीं था, 0 रुपए था। इधर देखते रहे, मारेंगे ना। मैंने कहा कल्लू के पास, कल्लू कितना लोन लिए हैं? 100 रुपए का ऋणी है। अब मखल्लू के पास 1 रुपए नहीं है, बस 0 है। अब मैंने क्या करा, 100 रुपए कल्लू को भी दिया और 100 रुपए मखल्लू को दी। अभी तो ऐसा देखने पे लग नहीं रहा होगा कि बड़ा कौन है। तो मैथ का नियम ही है, ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, है ना। ये माइनस नहीं है, ये तीर का चिन्ह। ये 0 में
जीरो में अगर माइनस लगा दोगे ना तब वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही, बात समझ में आई। अगर कोई कह दे माइनस जीरो बड़ा है कि प्लस जीरो, तो आप कहोगे दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। बात क्लियर है? शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही शून्य, अगर एक माइनस लगा है एक प्लस लगा है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। इसके पास 100 रुपए ये ऋणी था, ये 0 रुपए था, मैंने दोनों को 100-100 दिया। ये माइनस 100 रुपए इसके पास था, कल्लू के पास, इसको मैंने 100 दिया तो प्लस में होगा। अब मखल्लू को भी 100 रुपए दे दिया, 100 प्लस में। अब हल करोगे, ये माइनस में ये प्लस में कट के कितना हो गया, और 0 में 100 रुपए जोड़ोगे कितना गया। अब बताओ कौन बड़ा लग रहा है? मखल्लू तो पहले से बड़े थे, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, क्योंकि ये ऋण में था और ये क्या था? प्लस में, शून्य था। तो ये ज्यादा है और ये कम है। अब मैं चेक करने के लिए क्या करा, 100-100 रुपए दोनों को दे दिया। जब दिया ना तब ये का है? छोटा ही है। कैसे कि 100 रुपए दिया तो ये जमा किया पहले लोन जब जमा किया 100 पाया, 100 जमा कर दिया, बचा कितना? 0। और ये 100 पाया तो प्लस में हो गया, तुरंत 100 रुपए इसके जेब में आ गया खट्ट से। तो कुल मिला के ये छोटा ही रह गया और ये क्या हो गया? ये तो पहले से बड़ा था। 100 दिया तब वो क्या है? बड़ा ही है। इसको ना दोनों को अगर उतना दोगे तो यही बड़ा निकलेगा हमेशा, क्योंकि लोन ही भरने में लग जाएगा समय इसका। चाहे ऋण में दो चाहे धन में, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ये जो परिमेय संख्याएं होती है ना, ध्यान देना, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में? बटे के रूप में होती है। किसके रूप में? किसके रूप में हो? बटे के रूप में हो, तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं। और एक कंडीशन और है इसमें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू, मतलब नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे जो हो, क्योंकि नीचे का 0 रख दोगे अनंत हो जाएगा, और अनंत जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, Q के रूप में होती हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या? एग्जाम्पल में देखिए, परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, हमने कहा जो संख्याएं किसके रूप में हो? P/Q के रूप में। देखो, P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q के रूप में हो, लेकिन हर का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा ना,
ऊपर कोई संख्या है, जीरो में जीरो का भाग दोगे तो ये संख्या अनिर्धारित आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और इनफाइनाइट संख्या कभी भी परिमेय संख्याएं जिसका मान अनंत आ जाए, क्या आ जाए, वो अनिर्धारित राशियां होती। कौन सी राशियां? दूसरा एग्जाम्पल, 1/2 कौन सी संख्या है? 3/2 कौन सी संख्या है? अच्छा 4 है क्या परिमेय संख्या? है, क्योंकि 4 के नीचे क्या है? 1। 2 है क्या? जी है 1। पाई भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7, तो पाई भी एक क्या है? लिखो, आगे देखिए 5वां नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर था, ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसे हम नॉन रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखो, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखो, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, मतलब जो परिमेय ना हो वो सब क्या होगा? अपरिमेय। जैसे देखो, √2, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, अंडर के अंदर हो लेकिन धन में हो। अंडर के अंदर हो लेकिन धन में हो। अगर अंडर के अंदर है, ऋण में है ना, तो वो काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक। है लड़के, यहां देखो, ये अपरिमेय है। √3 भी कौन सी संख्या है? √5, √a कौन सी संख्या है? a+2 कौन सी संख्या है? करड़ी के अंदर रहे और वर्गमूल ना लिया जा सके। ध्यान देना, करड़ी के अंदर रहे और वर्गमूल ना लिया जा सके। बताओ, 2 का वर्गमूल ले सकते हो क्या? कभी नहीं, इसलिए ये अपरिमेय है। अगर हम कह दें √4 क्या है? ये परिमेय होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना है? ये परिमेय हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये प्राकृतिक हो गई। अच्छा बताओ, प्राकृतिक संख्या 2 है, पूर्ण संख्या में 2 है, और क्या है? परिमेय भी है। 2/1 क्या है? परिमेय। और क्या है? वास्तविक भी है। वास्तविक संख्याएं ना, प्राकृतिक संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान देना, प्राकृतिक संख्याएं भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन काल्पनिक संख्याएं कभी भी वास्तविक संख्याएं नहीं।
काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं कौन सी संख्या मानी जाती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? अभी आगे लिखा रहे हैं, पहले ये देखो। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। अंडर रूट के अंदर रहे और वर्गमूल ना लिया जा सके तो वो कौन सी संख्या होगी? आपके प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध करने के लिए आएगा एक क्वेश्चन कि सिद्ध करिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में श्योर है, आना ही आना है। सिद्ध करो कि 1/कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना जरूर आता है एग्जाम। अब आगे हम बताएंगे, पहले ये जान लो कि ये कौन सी संख्या है अंडर रूट वाली? अपरिमेय संख्या। लिखो, ध्यान देना सभी लोग। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? व्हाट इज रियल नंबर्स? देखिए, काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होती है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान समझिए फिर से, मैंने कहा परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से जो संख्या बन जाए वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। ध्यान देना सभी लोग। मैंने कहा 2 क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2/1 है ये। फिर मैंने बताया 1/2 भी क्या है? परिमेय है। 10 भी क्या है? परिमेय भी। पाई क्या है? परिमेय है। अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय है। रूट में रहे अपरिमेय। अगर रूट के अंदर कोई चीज माइनस में है, किसमें? ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बेटा ये बता दो कि जो 4 का वर्गमूल होता है क्या होता है, तो आप बताते हो +-2। वर्गमूल जब भी निकालो तो वर्गमूल का जो मान होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी। मैंने 4 का कहा +-2। 9 का कितना होगा? 9 का 3 होगा, लेकिन हम बताते समय प्लस माइनस दोनों में बताते हैं, धन और ऋण दोनों में। अगर हम कह दें 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताओगे +-4। लेकिन अगर हम इसी के अंदर माइनस लगा दें तो ये काल्पनिक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या? काल्पनिक। अब इसको काल्पनिक भाग को और क्या क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले इसका वर्गमूल बताओ, तो इसका और दूसरा नाम क्या होता है? देखो, क्लास 11th में आप पढ़ोगे, एक शब्द है आई, ग्रीक आई है ये आई की जो उत्पत्ति है ना, आयोटा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? आयोटा शब्द से हुई है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, आई बराबर होती √-1। आई की वैल्यू कितनी होती है? जहां आई क्या है? आई एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो आप जरा बताओ, अगर आई एक काल्पनिक है तो आई बराबर √-1 होता है। ये काल्पनिक है तो ये भी क्या हो जाएगा? काल्पनिक।
देखते रहो इधर। तो कोई चीज बताए ना, दिमाग प्रयास करो माइंड हमारा कहीं और ना जाए, है ना। कहीं और अगर शिफ्ट कर दोगे माइंड को तो ये समझ में नहीं आएगा। बस यहां देखोगे, देखते रहोगे इधर, लेकिन दिमाग अगर आपका कहीं और है तो ये समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगी, जबकि एकदम साधारण सी चीजें हैं। जैसे आप फिल्म जब देखते हो तो पूरी तरह डूब जाते हो उसमें, और पूरी फिल्म खत्म हो जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताओ फिल्म का मेन किरदार, तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से देख रहे हो उसको। तो एक तरीके से मान के चलो कि ये पूरी फिल्म ही चल रही है हमारे सामने। बात समझ में आई? अब इस फिल्म को हम तब तक देखें जब तक पूरी फिल्म खत्म नहीं हो जाती, मतलब जब तक हम पढ़ाना पूरा बंद नहीं कर देते। तो प्रयास किया करो माइंड जब तक यहां पे है कहीं और शिफ्ट ना हो, कहीं और मत सोचो, केवल इसको देखते रहो और देखने के साथ साथ इसे समझो भी। अभी कि नहीं देख रहे हो, दिमाग कहीं और है तो फिर नहीं समझ में आएगा। दिमाग को शिफ्ट दूसरे जगह मत करो, यहीं पे रखो। आगे देखिए, मैंने कहा ये आई एक काल्पनिक संख्या है और उसका मान जो है √-1 होता है, √-1। तो अगर ये काल्पनिक है तो ये भी क्या होगा? काल्पनिक। क्योंकि काल्पनिक से जो भाग बनेगा वो भी क्या होता है? काल्पनिक ही होता है। अच्छा चलो भाई, मैंने कहा ये काल्पनिक है, इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है। कैसे जानेंगे काल्पनिक है? मैंने कहा अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाए तो समझ लेना वो क्या है? काल्पनिक। अब देखो, √4 का वर्गमूल अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप +-2 बोल देते हो, लेकिन अगर -4 का कह दे तब तो आप क्या करोगे? इस चीज को 4 का कितना होगा? 2। अब 4 के बगल में इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या? -1 गुणे 4। हाँ, -1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 1 के 4, -4 आ जाएगा। और इस 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 क्या हो जाएगा? रूट के बाहर और बचा का अंदर -1, बचा -1। अब आप जानते हो √-1 बराबर क्या होता है? आई। तो जहां √-1 है वहां रख दोगे आई। तो अपना मान √-4 का मान कितना आ गया? 2i। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बता दो √-4 का वर्गमूल क्या होता है, तो क्या बताओगे? 2i, जहां i क्या है? काल्पनिक संख्या है। दूसरी चीज, अगर हम -16 का पूछ रहे तो क्या बताओगे? -16 का 16 का वर्गमूल कितना था? 4, और बगल में -√1 है ना, √-1, और इस √-1 की वैल्यू क्या होती है? तो 4i। तो बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? मतलब ये वर्गमूल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। बहरहाल इसमें उपयोग नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी ये आ गया तो मैं बता दिया कि ऐसे होता है। ये काल्पनिक संख्या का क्या है? वर्गमूल निकालना अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। इस चैप्टर की बात नहीं है। प्लस में सीधा सीधा लिख दो। प्लस यहां देखो प्लस ही है, छिपा रहता है, लिखो चाहे ना लिखो। √+4, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? +-2 ही होगा, क्योंकि प्लस छिपा रहता है। प्लस लिखो चाहे ना लिखो, यहां प्लस हमेशा भूत होता है। प्लस बाईं ओर संख्या के क्या होता है? भूत। अब भूत दिखता नहीं है। जैसे हम लिख दें 3, तो 3 के बाईं ओर प्लस है, दिस इज ए भूत, घोस्ट।
और बाईं ओर हम प्लस लिखते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, समझते हैं, इसलिए यहां पे प्लस है। तो अंडर रूट प्लस 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, लेकिन अगर अंडर रूट माइनस 4 का आ जाए तब 2i। बताइए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या में वह संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय ये होती हैं, अपरिमेय ये होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती हैं? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें ध्यान देना, एक डिफिनीशन और इसमें बोल सकते हो। एक तो मैंने डिफिनीशन में क्या बोला अभी, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से बनती हैं। एक और चीज बोल सकते हो, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या छोड़कर जो भी हमारे आंख के सामने दिखाई पड़ जाए, जो भी संख्या, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे यस। प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4। क्या पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहोगे यस, 0 1 2 3 4 5 6। क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहोगे यस। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है, तो आप कहोगे यस। मतलब काल्पनिक संख्या छोड़कर जितनी भी संख्याएं हमें दिखाई पड़ेंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक संख्या रेखा पर निरूपित कर दें इसे, किस पर, एक संख्या रेखा पर निरूपित कर दें, 0 1 1/2 √2 3 5 -1/2 5/2 3/2। ये जितनी भी संख्याएं हैं, पाई, ये सब क्या है भाई साहब, सबके बीच में कामा लगा दो। ये सामने आपको काल्पनिक छोड़ के जितनी भी संख्याएं दिखाई पड़ जाएं, वो सारी संख्याएं किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती है। बात क्लियर है? लिखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, अनिर्धारित राशियां। अनिर्धारित राशियां ऐसी राशियां जिसका मान निर्धारित ना हो। ध्यान समझना, ऐसी राशियां जिनका मान निर्धारित ना हो
उसे हम अनिर्धारित राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहते हैं? अनिर्धारित, जिसके मान को निर्धारित न किया जा सके उसे अनिर्धारित। जैसे अगर हम पहले नंबर की बात कर लें, ये जो इनफाइनाइट है ना, अनंत, ध्यान समझना, ये जो अनंत है ये क्या है? अनिर्धारित। अगर किसी शब्द का हम नाम बोल दें कि हमारे सर में बाल, तो हमारे सर में बाल इतने ज़्यादा हैं कि हम गिन नहीं सकते, और उसे हम अनगिनत बोलेंगे। और अनगिनत का नाम क्या है? अनंत, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। और क्या बोलते हैं? अपरिमित, असंख्य, ढेर सारे नाम है इसके। तो जिसको गिना ना जा सके वो क्या है? अनिर्धारित राशियों में आता है वो। अच्छा, ये जरा बताओ कि हम अगर 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? हाँ, 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? अगर हम अनंत में अनंत जोड़ दें तब क्या होगा? बात को सोचिएगा। अगर अनंत में अनंत को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये ना, पहली बात तो ये अनंत है, अनगिनत। ये भी क्या है? अनगिनत में अनगिनत कभी जोड़ सकते हो? गिनोगे तब तो जोड़ोगे, और गिन ही नहीं पाओगे तो जोड़ कहां से पाओगे? तो जैसे है वैसे रहेगा। कभी कभार होता क्या है कि यहां पे अनंत में अनंत जोड़े, 2 अनंत लिख दिए। कितना अनंत लिख दिए? 2 अनंत। और 2 अनंत नहीं होगा बच्चों, केवल अनंत धन अनंत ही होगा। उसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए दूसरा अनिर्धारित राशि क्या हो गया बच्चों? अनंत धन अनंत। तीन बार भी अनंत आ जाए तो तीनों लिख देंगे, क्योंकि इतनी बार है ना, गिन नहीं सकते तो जोड़ कैसे सकते हो? पहले तो ये बता दो ये कितना है, इसके बारे में ही नहीं पता है तुम्हें, और इसके बारे में नहीं पता, इतना ज़्यादा है कि तुम जोड़ कैसे सकते हो? जोड़ोगे तब जब उसकी संख्या पता होगी। पता ही नहीं तो क्या जोड़ेगे? अब देखो आगे, अगर हम 1 में से 1 घटाएं कितना मिलेगा? 0। 2 में से 2 घटाएं 0, कट के ये मिलेगा ना। पापा में से पापा घटा दो, अनंत में से अनंत घटा दो। अब बात आती है, कुछ लोग घटा के 0 भी बना देंगे। ये अनंत जिसका कोई अंत नहीं है कभी भी घट सकता है क्या? ये ज्यों का त्यों एज इट इज लिखा जाएगा, नो चेंज। अनंत माइनस, बहुत ही सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं यहाँ। कुछ चीजें हैं जो घटाई जा सकती हैं, लेकिन ये है इसको हम घटा नहीं सकते। बात क्लियर है? कौन सी राशि है ये? अनिर्धारित राशि। नेक्स्ट, अच्छा ये जरा बताओ, 1 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 2 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल, 1 ही आएगा। 3 में 3 का भाग दो, अनंत में अनंत का भाग दे दो बच्चों। हाँ, भाग जाएगा का? अरे यार, पहले कन्फर्म ही नहीं कितना है तब तो जाएगा भाग। अच्छा एक चीज और सुनो, उसे पहले अभी रखे रहो उधर, अभी उसका एक और थोड़ा निकालते हैं मामला। जैसे आप 0 में 1 का भाग देते कितना आएगा?
अरे जीरो में एक का भाग दे, एक जिक्को जीरो, जीरो में 2 का भाग दोगे तब, जीरो में 3 का भाग दोगे तब, अरे ऐसे भाग दोगे ना जीरो में 3 का, 3 जिक्को कई बार, जीरो ही बार, जीरो ही बार, वही तो गया। लेकिन पलट दे तब, एक ऊपर जीरो, तब आ जाएंगे बेड़वा 8, खड़वा ये 8 है, एक इसे घुमा दो, अनंत बन जाता है। इसी को हम लोग कॉमेडियन भाषा में बेड़वा 8 बोलते हैं। तो 1/0, एक में 0 का भाग दे तो कितना मिलता है? अनंत, याद रहेगा। 2 में 0 का भाग दोगे तब भी क्या मिलेगा? कैसे? 1 में 0, फिर 0 बार ले जाओ, एक बसता ही जाएगा, बसता ही जाएगा, इतनी बार एक आ जाएगा कि हम गिन। इसीलिए 2 में 0 का भाग देने पर क्या मिलता है? क्योंकि हम एक इतनी बार आ जा रहा है, उसको गिन नहीं पा रहा है, इसका मतलब एक अनंत बार आ जा रहा है, हम गिन नहीं पा रहे हैं, इसलिए 2 में 0 का भाग देते हो कितना आ जाता है? अनंत। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले, बच्चे ये बताओ 1/0 निर्धारित है कि अनिर्धारित? तो आप बताओगे अनिर्धारित, क्योंकि 1 में 0 का भाग देने पर क्या आता है? अनंत ही आता है। फिर देखो, अगर हम 0 में 0 का भाग दे दें तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, 1 में 1 का देते तो कितना आता है? 1। 2 में 2 का, 3 में 3 का, 0 में 0 का, ये ऐसी रहेगा। चंद्र टरे, सूरज टरे, लेकिन ये टरेगा नहीं। चंद्रमा हट जाए, सूरज हट जाए, तुम लोग हट जाओ, लेकिन ये हटने वाला 0 में 0 का भाग दोगे ना बच्चों, तो 0/0 ही आएगा। गलती से इसका मान कभी 0 मत करना। गलती से 0 में 0 का भाग देना तो क्या लिख देना? गलती से मत लिख देना, क्योंकि 0 में 0 का भाग दोगे बच्चों तो बदलवा ही नहीं करेगा, इतना ही आएगा। मोबाइल से भाग दोगे तो एरर बता देगा। नोकिया वाली छोटी मोबाइल से भाग दोगे तो उसमें लिखा रहेगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, मतलब 0 को 0 से काटा नहीं जा सकता है। 0 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण को पूर्ण से कभी काटा नहीं जाएगा। तो 0 में 0 का भाग दोगे ना, वो सेम टू सेम रहेगा, उसका मान कभी बदलेगा नहीं। तो याद रखना, ये भी क्या है? अनिर्धारित है। 0/0 भी क्या है? अनिर्धारित। बताइए, कोई समस्या है क्या? हाँ, कोई समस्या? आगे देखिए, अगर आप अनंत में अनंत का भाग दोगे कितना आएगा? देखो, नया मान 0/0 आ सकता है। देखो क्या, अभी आप अनंत को क्या लिखे थे? 1/0। 1 में 0 का भाग देते कितना आता है? तो अनंत के स्थान पे 1/0 लिख सकते हैं। और यहां भी अनंत है, इसके भी स्थान पे ये देखो 1/0 अनंत के स्थान पे लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां भी 1/0 लिख दिया, यहां भी 1/0। अब इसका नियम अंदर अंदर का गुणा करते हैं और बाहर। तो 0 में अगर 1 का गुणा करोगे 0, और 0 में 1 का गुणा
तो अनंत बटे अनंत को क्या लिखोगे? 0 बटा, ये भी अनिर्धारित है, ये भी अनिर्धारित है, मतलब इसे हल करने पर अनिर्धारित ही मिल गया, अनिर्धारित ही मिल गया है। तो एक ही जात के ना, एक ही समूह के हैं ना, ये भी अनिर्धारित, ये, लेकिन देखने में दोनों अलग अलग रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू अगर आकी जाए तो वो सेम टू सेम है। इसलिए अनंत में अनंत का भाग दोगे तो कितना आएगा? मतलब अनिर्धारित ही आएगा, ऐसे ही लिख सकते हो, बदल नहीं सकते। तो आगे देखो, अनंत पे अनंत का गुणा करो, कितना आएगा? सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा। अनंत की घात अनंत लिख दोगे, सेम टू सेम रहेगा, बदलेगा। 0 की घात 0 वही रहेगा, बदलेगा। मैंने कहा चंद टरे सूरज टरे, लेकिन ये टरने वाले जितने लिखे हैं ना, ये सब समझ लो दुनिया हिल जाए, लेकिन ये हिलने वाले, प्रलय आ जाए, लेकिन ये, इस पे कोई असर नहीं। तो ये कौन सी राशि है भाई साहब? अनिर्धारित। लिखिए, आपके प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी के जरिए लगेगा, इसी टॉपिक के जरिए। मैंने कहा कि पुरानी किताबों में 1.1 काट दिया गया है और 1.4 जो पुराना एनसीईआरटी था। अब जो नया एनसीईआरटी बुक आया है 1.2 को 1.1 में कर दिया गया, 1.3 को 1.2 में कर दिया गया। बाकी पुरानी किताब के अनुसार 1.1 एंड 1.4 काट दिया गया है, अब वो नहीं रहेगा। ठीक, तो हम लोग नए किताब के अनुसार चलेंगे। ध्यान देना, प्रत्येक भाज्य संख्या को, इस पॉइंट को समझिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें 140 भाज्य संख्या है, 42 भाज्य संख्या है, 150 भाज्य संख्या है, 500 भाज्य संख्या है। कैसे जानेंगे भाज्य है? सिंपल सी बात है, अगर हम इसे 2 से भाग दें तो कट जाएगा, भाज्य संख्या है। अब ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये सब क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब गुणनखंडित, इसको ना गुणनखंड के रूप में तोड़ो, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे हम मान लो ये हमारे पास है 18, ठीक, क्या है? 18। 18 का हम गुणनखंड करें, 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 के 3, तो 18 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसे लिख दिया, यहां पढ़ो जरा क्या है। तथा यह गुणनखंड, यह गुणन, इसका गुणनखंड किया इतना आया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है।
क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब इसे चाहे जिस क्रम में लिखो, 3 3 पहले लिख सकते हो, 2 बाद में, तथा अद्वितीय, अद्वितीय माने केवल अलग अलग, केवल एक बार। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, इस चीज को और आगे लिख सकते हैं, 2 3 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो इसे लिख सकते हैं 3 की घाते 2, 3 की घात 2, क्योंकि कह रहा है अद्वितीय, अद्वितीय माने अकेला, सबसे अलग। तो ये बताओ 2 और 3 सबसे अलग है कि नहीं? 2 और 3 का संबंध एक दूसरे से कर सकते हो? नहीं। 2 कहाँ 3 कहाँ? 2 में 2 होता है, 3 में, तो दोनों अद्वितीय हुए कि नहीं हुए? तो ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल, उसको लास्ट में रख देते हैं। इसका भी गुणनखंड करो। 2 सते 2 तिहाई, देखो 7 में 6 कट गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 सते और 7 1 7। अब देखो 140 का खंड किया, क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 कितनी बार है? तो इसे लिख सकते हो 2 के घाते 2 गुणिते 5 गुणे 7। ये है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये कौन सी संख्या है? भाज्य। 144 भाज्य है, 42 भाज्य, 150 भाज्य। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये भाज्य संख्या थी, इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त किए कि नहीं? इसका गुणनखंड किए तो ये भाज्य संख्या था, और इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त। देखो अभाज्य 2 क्या है? अभाज्य। 5 क्या है? अभाज्य। 7 क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। जो होगा 2 बार उसे उसकी घात लगा देना, एक बार नहीं। जैसे 2 बार है ना, तो इसे लिख दें 2 के घाते 3, 3 बार है तो 3 के घाते 3 4 बार है तो 3 के घाते 4, 2 8 बार है तो 2 के घाते, मतलब 2 गुणे 2 मत लिख देना उसे। ये असली आंसर ये है। परिभाषा के अनुसार ये आंसर सही नहीं है। इस चीज को हम ऐसे बना के, ये हमारा ओरिजिनल आंसर हुआ। बात समझ में आई? क्यों बात आती है, क्यों ये असली है ये नकली है? क्योंकि परिभाषा कर रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में। ये भाज्य था, इसका खंड किया अभाज्य। अभाज्य तभी मिलेगा जब कोई अंक 1 बार लिखा जाएगा, और अगर यही चीज 2 बार हो गया तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो जाएगा। तो इसीलिए जो 2 बार है उसे घात के रूप में बना दिया। तो अब क्या दिख रहे हैं? 2 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है। ये दोनों क्या है? ये सभी अभाज्य है। लेकिन यहां 2 गुणे 2 है, ये भाज्य में आ जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। ठीक, आगे देखो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। 2 दूनी 4, 2 इक्के 3 सते 7 इक्के। बताओ इस 42 का क्या किया जाए? इस 42 का खंड करा तो कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे, ये अभाज्य पहले से बना है, 2 अलग है, 3 अलग है, 7 अलग है। कोई चीज संख्या रिपीट हुई क्या? तो ये अभाज्य पहले से मिल गया। अभाज्य माने तीनों अंक अलग अलग, 4 अंक आए, 4 अंक अलग अलग होने चाहिए, ये अब अभाज्य है। तो भाज्य से क्या मिल गया? अभाज्य गुणनखंडित भाग मिल गया। 150 का करते हैं भाई। तीसरा एग्जाम्पल 150।
2 से काटो, 2 सते 2 पंचे 5 एक्के 5 पचे पंतियाई 3 एक्के 150। 150 का खंड किया कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 2। इसे क्या लिख सकते हो? 5 कितनी बार है? 5 घाते 2 गुणिते 3। अब बताओ, ये भाज्य है 150, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया ना, यही क्या हो गया? प्रश्नावली 1.2 जब आप पुरानी किताब से खोलोगे, नई किताब में 1.1 खोलोगे, तो आप इस तरीके की पहली सवाल मिलेगी और ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही खंड रहेगा, उसको तुरंत ऐसे लिख देना, आंसर आ जाएगा। और ये कैसरी सवाल है? चौथी। तो ये हम लोग इस प्रमेय से अंक गणित का आधारभूत, ले भाई भूत आ गया यहां पे, आधारभूत माने आधारित प्रश्न, अंक गणित पर आधारित प्रश्न एक प्रमेय है, ये पहला प्रमेय है इस प्रश्नावली का, पहला प्रमेय मतलब नियम, रूल। तो इस प्रथम रूल पर यह क्वेश्चन आएगा, प्रश्नावली की आप सवालें लगा सकते हो। अब हम दूसरे प्रमेय पर चलते हैं, इसको पहले लिखिए। चलिए बच्चों देखिए, ध्यान देना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, है ना? कैसा चीज? इंपॉर्टेंट चीज, जरा ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे हम किसी भी संख्या का एलसीएम निकालें, क्या निकालें? 2 संख्याओं का एलसीएम। पहले एलसीएम समझते हैं। 2 संख्याएं ये पहला इंपॉर्टेंट चीज का एलसीएम ज्ञात करना। दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। कितनी संख्या? 2। जैसे ले ले एक 15 और एक ले ले 25, एक 15 है और एक 25। 2 से अधिक संख्याओं का भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा जरा ये बताओ, ऐसे आप भिन्न देखते हो तो 2 से अधिक होता है कि नहीं? तो आप 2, 3, 5 का एलसीएम निकाल देते हो, तुरंत बता देते हो, पंती 15, 15 दूना 30, एलसीएम आ गया। हम 2 का निकालेंगे, फिर 3 का, 4 का, इस तरीके। पहले 2 का तो सीख ले। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं px बराबर दिया है, ध्यान देना, px बराबर 15 दिया। दूसरी संख्या qx बराबर दिया है 25। कितना दिया है बच्चों? 25। ये 2 संख्याएं हैं px और qx। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले इसका गुणनखंड कर दो। क्या कर दोगे? गुणनखंड। ये 15 है, px बराबर 15। 15 का गुणनखंड करोगे, ऐसे करते हो ना, 3 पचे 5 एक्के, और किसका करोगे? 25 का। 5 पचे 5 एक्के, चलो भाई, px 15 का गुणनखंड किया तो क्या आया? 3 गुणे 5। qx का गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड 25 का करा तो कितना आया? देखो 5 गुणे 5 आया है।
px यानी 15 का गुणनखंड किया यहाँ पे अलग से 3 गुणे 5, तो px बराबर 15, 15 बराबर 3 गुणे 5। qx बराबर 25 है और 25 का 5 गुणे 5 लिख दिया। अब यहाँ ऐसे लिख दो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अंग्रेजी में पहले लोवेस्ट था, डिजिटल इंडिया आया तो किताबों में कर दिया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। पहले के जमाने में आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट के जमाने में लोवेस्ट चलता था, अब क्या हो गया है लीस्ट। तो ये बताओ बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हो? पहले संख्या दूसरे संख्या में जो गुणनखंड करा है, ध्यान समझो, इस गदर को देखो, गदर 2 को, ये पहली संख्या दूसरी संख्या जो आपने गुणनखंड करा है जिसमें कॉमन वैल्यू मिले उसे एक बार लिखेंगे। कॉमन माने जो चीज इसमें हो और वही चीज अगर इसमें दिखाई पड़ जाए तो उसका पेयर्ड बना लो। ये 5 इसमें 5 इसमें ना, तो इन दोनों 5 के स्थान पे कितना 5 लिखोगे? 1। बाकी इसमें और इसमें जो बच रहा है उतार लो। इसमें क्या बच रहा है? 3। इसमें क्या बच रहा है? 5। फिर समझिएगा मैंने क्या कहा, एक संख्या ये और ये दोनों का खंड करा, तो मैंने कहा दोनों में देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में है। तो हालांकि ये 5 यहाँ फिर भी था, लेकिन इसे छोड़ा, इधर वाला 5 लिया, इसमें एक 5 और इसमें एक 5, देखा मिल रहा है कॉमन वैल्यू एक बार, कॉमन वैल्यू एक बार, तो इसको गोला बनाया। ये 5 ये 5, तो इन दोनों 5 के स्थान पे एक ठे 5 लिखो। फिर जो साइड में अब नहीं मिल रहे हैं ना, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है क्या? नहीं। तो अब जो नहीं मिल रहा है उसे उतार दो, 3 उतार दिया और 5, तो ये एलसीएम कितना आ गया? 5 तियाई 15, अब 15 पचे 15 पचे 75 एलसीएम आ गया। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो एलसीएम आप निकालना सीख गए हो। अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ध्यान देना बच्चों, दूसरा है ना एचसीएफ, एचसीएफ या जीसीडी या एमसीएफ ज्ञात करना, ज्ञात करना। देखो बच्चों एचसीएफ के कितने नाम हैं? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने बड़ी वैल्यू। अगर कोई एलसीएम की परिभाषा पूछ ले तो वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और महत्तम क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं या इसे जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी, इसको जगाओ, इसको मार देंगे अभी हम, एक फैट मारेंगे समझ लो। जीसीडी का पूरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट माने बड़ा बोल रहा है, यहां पे अंग्रेजी में क्या बोल रहा था? हाईएस्ट, और यहां पे ग्रेटेस्ट है तो बड़ा ही ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या मल्टीपल कॉमन फैक्टर एमसीएफ।
यम सी यफ ज्ञात करना, तो इसके कितने नाम हो गए? 3। बात क्लियर है? अब आगे देखो, जीसीडी के निकालने के 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को ले ले, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। px बराबर 15 और qx बराबर, डायरेक्टली फैक्टर कर देते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी फैक्टर करके रखा है। इसका फैक्टर 3 गुणे, अरे यार 15 का देख लो भाई साहब, 3 गुणे 5, 25 का है 5 गुणे 5। चाय चूहा कैसे बन जाता है? क्या निकालना है? HCF। HCF में क्या होता है? जो दोनों में हो वही होगा HCF, जो बचे उसे बाजार के भाव छोड़ दो। फिर समझिए, मैंने कहा जो दोनों में मिले, जैसे 5 इसमें मिल रहा है तो 5 इसमें भी मिलना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 इसमें मिलना चाहिए। जो मिले उसे लिख दो, जो ना मिले उसे छोड़ दो। तो ये बताओ बच्चों, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहां 5 है, यहां 5 है नहीं, तो 5 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह HCF क्या गया? ये कौन सी विधि है? ये है गुणन खंड विधि। ये जो मैंने विधि से लगाया है HCF निकाला है, कौन सी विधि से लगाया है? ये कौन सी विधि है? LCM, गुणनखंड। अब भाग विधि से हम HCF निकालेंगे। भाग विधि, देखो कौन कौन सा वैल्यू लिए थे? px क्या है और qx, इसमें छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या? तो जो छोटी होगा ना उसे भाजक मानेंगे। क्या मानेंगे? और जो बड़ी होगा ना उसे भाज्य मानेंगे। देखो बच्चों समझ लो, यहां पर कुछ मामला लिख देते हैं। ऐसे ऐसे लिखते हो क्या है आप? ये बीच वाली संख्या क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भागफल। और यहां पे जो आए उसे भाजक, भाज्य, भागफल एंड शेषफल। नाम याद रखो सब लोग। ये यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये भाज्य होता है, यहाँ भाजक होता है, यहाँ भागफल होता है, यहाँ शेषफल होता है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बार आएगा उसे भागफल, और जो घटाने पर जो बचेगा उसे शेषफल कहते हैं। आगे देखो, ये छोटा वाला भाजक मानो, बड़ा वाला भाज्य मानो, छोटा वाला भाजक, बड़ा वाला भाज्य। एलसीएम या एचसीएफ के कंडीशन में, एलसीएम या और किसी कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पे 15 का पहाड़ा पड़ो, 25 से ज़्यादा ना हो। 15 के एचसीएफ कितना आया है? 5। 25 में 15 घटा दो, आ गया इतना। अब एक क्या मान लोगे? भाजक। और जो पहले से जो भाजक था क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। इसका नियम समझो। 25 में 15 का भाग दिया, 15 के 15 घटाया, कितना आया? 10। ये 10 अब जो शेष फल है 10 वो क्या बन जाएगा? भाजक।
और जो पहले से भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा 10 एक के 10, घटा दो, कितना बचा। अब 5 क्या बन जाएगा, भाजक, और जो 10 है वो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दूनी, कुछ शेष बचा का। तो पूरा काटने का काम कौन किया, तो लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाए तो जो यहाँ पे भाजक बचेगा वही क्या हो जाएगा, HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, कर दिया कि नहीं, पूर्ण रूप से 5 क्या कर दिया, तो ये हो गया HCF। ये क्या है, भाग विधि, ये क्या है, गुणनखंड विधि। तो दो विधियों से आप एलसीएम को, HCF को निकाल सकते हो। लिखो, अब देखिए, ध्यान देना, ये जो प्रश्नावली 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया। अब अगली क्लास से हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन है सारे एक्सरसाइज कराने के बाद नई किताब से सारी एक्सरसाइज होने के बाद फिर हम लोग 1.2 में चलेंगे। आगे जरा देखिए सभी लोग, इसमें एक सूत्र और है, इसको लिख लिए ना। जैसे मान लो, क्या मान लोगे, मान लो यही हम क्वेश्चन लेते हैं, यही वाला। देखो तीसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। देखो सूत्र है, दो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेकंड क्वेश्चन इसी से लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। ध्यान देना, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, दो संख्या में पहली संख्या px, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या px है, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, px, दूसरी संख्या qx। दो संख्या हो गई, पहली संख्या px और दूसरी संख्या qx। उसके बाद देखिए, दोनों संख्याओं का क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या px, दूसरी संख्या qx, दोनों का गुणा किया और ये बराबर किसके हो जाएगा, LCM गुणे HCF के, LCM गुणे HCF के हो जाएगा। तो ये एक सूत्र हमारा ये मिल गया। अच्छा, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, और दूसरी संख्या का गुणनफल को क्या लिख सकते हैं, px इंटू qx बराबर LCM गुणिते HCF। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं। अगर हम कह दें, एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल, px बराबर 15, qx बराबर 25, HCF बराबर 5 हो तो क्या हो, LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, लिखना नहीं। ये लोग गदर 2 देखने के बजाय बनाना चालू कर देते हैं। अरे हम देखने के लिए बोले हैं, गदर 2 बनाने के लिए नहीं। पहले समझ लोगे कहानी तब तो बनाओगे, शूटिंग करोगे, तुरंत शूटिंग चालू कर देते हो। px बराबर 15, qx बराबर 25 और क्या दिया है, HCF। 4 में से 3 मालूम है, 1 2 3, तो बताओ चौथा निकाल सकते हैं क्या? 4 लोग हैं जिसमें से अगर 3 लोग का मान दिया है तो चौथा का निकाल सकते हो इस सूत्र से। सूत्र है लड़की, सूत्र px इंटू qx बराबर LCM गुणे HCF। px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू, qx की वैल्यू, LCM तो निकालना है ना। HCF क्या है, तो 5 1 के 5 5, तो इधर का बचा 5 15 गुणे 5 बराबर LCM 15 5, तब भैया 75 ही तो आया था। तो भैया LCM इसका LCM निकाले थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे गुणनखंड विधि से, तो कितना आया था, देखो इस सूत्र से भी 75 ही आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लो, एकदम तहलका मचा देने वाला फार्मूला। याद रखना, दूसरा क्वेश्चन इसी से निपट जाएगा, ठीक।